कहानी पुरानी डायन और दाई माँ के 7वें हिस्से में आप सबका स्वागत है। पुरानी डायन के खात्मे के बाद पूरे गांव में खुशहाली की लहर दौड़ गई थी। सब कुछ अब ठीक होने लगा था। पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां आ गई थीं। सब कुछ जो डायन ने बिगाड़ा था वो सब कुछ अब सुधरने लगा था। 1 महीने में सब कुछ ठीक कर दिया गया। बाकी कुछ बचा हुआ वो सब ठीक किया जा रहा था। सबको ये उम्मीद हो गई थी कि उन्हें अब उस डायन से छुटकारा मिल चुका है। सबके दिल से उस भयानक डायन का खौफ अब मिट सा गया था। हाँ, उसकी यादें थीं, मगर कोई भी अब उन यादों को अपने दिल में संजोकर नहीं रखना चाहता था। लोग अपने आने वाले दिनों को सुधारने में लगे हुए थे और उस भयानक घटना को अपने दिलों से निकालने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ सुकून से था। एक दिन दोपहर के वक्त जब सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, तब एक घटना घटी। एक औरत जो अपने काम में लगी हुई थी, न जाने उसे क्या हुआ, वो कांपने से लगी। कांपते कांपते वो चीखने लगी। उसे देखकर आसपास के लोग दौड़कर उसके करीब आए। वो कांपती और चीखती हुई धड़ से ज़मीन पर जा गिरी और ज़मीन पर इधर से उधर लौटने लगी। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो रुकी नहीं। जो भी उसके करीब आता वो उसे धक्का दे देती। खूब चीखती। चीखते चीखते उसका चेहरा लाल हो गया। वो चीखते चीखते एकदम से चुप हुई और उठ खड़ी हुई। लोग उसको बड़ी गौर से देख रहे थे। उसने कहा, मैं वापस आ गई हूँ। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि वो औरत दोहरी आवाज़ में बोल रही थी। एक आवाज़ वो जो खुद उस औरत की थी, दूसरी आवाज़ वो जो कामिनी की थी। उसकी ये आवाज़ सुनकर सभी के मुंह से चीखें निकल आईं। कुछ एक आध तो चक्कर खाकर गिरने से बचे। ये सब सुनकर लोगों ने अपने कदम पीछे हटा लिए। वो औरत हंसने लगी और उसके अंदर से निकलती हुई कामिनी की आवाज़ ने कहा, तुम सब ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और अब मैं तुम लोगों के लिए जहन्नम तुम्हारे इसी गांव में बनाऊंगी। ये कहकर वो औरत धड़ से ज़मीन पर गिर गई और फिर उसकी सांसें थम गई। उसके मुंह से खून आ गया। कुछ देर तो उसके करीब कोई नहीं गया, मगर फिर हिम्मत करने के बाद 2 आदमी उसके करीब गए। उन्होंने देखा कि वो मर चुकी थी। ये सब देखकर अब सभी के दिलों में फिर से दहशत समा गई थी। फौरन चौधरी साहब को इस बारे में बताया गया। पंडित भी वहाँ पर तुरंत पहुँच गए। उन लोगों ने पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सब कुछ होने के बाद जब उसकी बॉडी वापस आई, तब चौधरी साहब ने ये कहा कि वो उनके गांव की ही औरत है और इसलिए उसका भी अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से ही किया जाएगा। सभी ने डरते डराते उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की। उसे चिता पर लिटाने के लिए लोगों ने उसको कंधे पे उठाया और राम नाम सत्य का नारा लगाते हुए वो लोग शमशान की ओर जाने लगे। पूरा गांव डरा हुआ था। उस औरत के पीछे गांव का काफिला सा लगा हुआ था। सभी के दिलों में दहशत थी। वो अभी उसे शमशान की ओर लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक से उस औरत के अंदर एक हरकत हुई। उसने आंखें खोली और हंसने लगी। जैसे ही वो हंसने लगी, उसको कांधा देने वालों ने उसे तुरंत ज़मीन पर रख दिया। वो लेटी लेटी वहाँ पर हंसती रही और हंसने के बाद एक बार फिर उसका शरीर बेजान सा हो गया।
अब तो और भी दहशत में आ गए थे गांव वाले। वो कुछ देर उसके करीब नहीं गए, मगर चौधरी और पंडित के कहने के बाद लोगों ने हिम्मत दिखाई और लोगों ने उसे फिर से कांधा दिया। सब उसे उठाकर जल्दी से शमशान की ओर ले गए। पूरे रीति रिवाज के साथ उसके शरीर को जलाने की क्रिया की गई। जैसे ही उसकी चिता को आग दी गई, उसकी चिता ने आग बहुत तेजी से पकड़ ली और पूरी फिजाओं में वो आग इस तरह से लहराने लगी कि जैसे वहाँ पर खड़े सभी लोगों को अपने अंदर समा लेने के लिए तैयार हो। लोग उस आग को देखकर दूर दूर जाकर खड़े हुए। थोड़ी देर के बाद आग सामान्य हुई। लोग उस चिता के करीब आ गए। चिता पूरी शिद्दत से जल रही थी। जब उस औरत के शरीर ने आग पकड़ी तो वो औरत तिलमिला उठी और एक बार फिर चिता से हंसते हुए वो खड़ी हो गई। ये नज़ारा देखकर वहाँ से भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे, मगर चिता से उठी हुई उस औरत ने एक इंसान के गले पर अपना हाथ रखा और उसे चिता के अंदर ही घसीट लिया। वो आदमी चिल्लाता रहा, चीखता रहा, मगर कोई भी उसे बचाने नहीं आया। धीरे धीरे उस आदमी ने चीखना बंद कर दिया और चिता में उसी लड़की के साथ वो भी जलकर राख हो गया। गांव में ये हादसे बहुत भयानक थे। सब लोग वहाँ से भागकर अपने अपने घरों में चले गए। सब लोग थरथरा कर काँप रहे थे। सभी की जुबां पर एक बात थी कि कामिनी डायन वापस आ गई है। अब उन्हें उस डायन से कोई नहीं बचा सकता। चौधरी और पंडित भी इस बात पर सलाह मशवरा कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि आखिर वो डायन वापस कैसे आ गई। चौधरी साहब ने पंडित से कहा, हमें इस बारे में अब तांत्रिक को बताना चाहिए कि वो किस तरह से हमारे गांव में वापस आई है। पंडित उनकी बात पर राजी हुए। कहने लगे, मैं फौरन निकलता हूँ और जाकर तांत्रिक को इन सब के बारे में बताता हूँ। पंडित वहाँ से तांत्रिक के पास निकल लिए। वो तांत्रिक के पास पहुँचे और तांत्रिक को उन्होंने गांव में बीतने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ये सब सुनकर बहुत हैरान था। वो कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उसे अपने आंखों के सामने ही जलाकर राख किया था। अगर ऐसा है कि जलने के बाद वो वापस आई है तो ये बहुत ही डरा देने वाली बात है, क्योंकि ऐसा संकेत बहुत ही अशुभ है। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई होगी और अब उसे रोकना मेरे बस की बात नहीं है। उनकी बात सुनकर पंडित कहने लगे, आप ऐसा ना कहें, मेरे गांव को बचा लें। अब आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। उनकी बात पर तांत्रिक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, आप वापस अपने गांव जाइए। मैं पहले की तरह ही बिना बताए आपके गांव में आऊँगा। इस बार मुझे पहले से ज़्यादा सख्त तैयारियां करनी होंगी। उनकी बात सुनकर पंडित जी वहाँ से वापस गांव में आ गए। तांत्रिक यहाँ पर उस चुड़ैल से निपटने की तैयारियां करने लगा। उसने एक दिन अपनी तैयारी में ही निकाला और दूसरे दिन पंडित के गांव की ओर निकल पड़ा। इस बार तांत्रिक अकेला ही गया था। वो पैदल यात्रा करते हुए पंडित के गांव के करीब पहुंचा। गांव के करीब जाकर उसे एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। वो उस जंगल से सीधा जा रहा था, मगर चलते चलते उसे दिशा भ्रम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो जिस दिशा में जा रहा है वो उस गांव का रास्ता नहीं। कुछ देर खड़ा होकर वो तांत्रिक दिशा के बारे में सोचने लगा। फिर उसने दूसरी दिशा पकड़ी। वो उस ओर जाने लगा। कुछ देर चलते रहने के बाद
उसे ऐसा लगा कि वो एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अब वो तांत्रिक जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। सोचा कि कोई दूसरा रास्ता मैं अपनाकर गांव पहुंच जाऊंगा। लिहाजा वो अपनी दिशा की उल्टी ओर चलने लगा। मगर काफ़ी दूर चलने के बाद भी उसे यही एहसास हो कि वो जिस जगह से चलना शुरू कर रहा है उसी जगह वापस आ रहा है। इस तरह से चक्कर लगाते हुए अब बहुत समय हो चुका था। तांत्रिक कुछ देर के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो थोड़ा सोच विचार करने लगा। थोड़ी ही देर में अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। वो उठ खड़ा हुआ। सोचने लगा कि कहीं उस डायन की आसुरी शक्तियां ही तो उसको भ्रमित नहीं कर रही हैं। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ उठाकर कुछ पढ़ने लगा। पढ़ने के साथ ही उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो कहने लगा, मुझसे इस तरह के खेल मत खेलो। मैं समझ गया हूँ कि तुम ही मुझे रास्ता भटकवा रहे हो, मगर अब मुझे सीधा रास्ता पता है। ये कहकर तांत्रिक अब सही रास्ते की ओर निकल पड़ा। वो लंबे लंबे कदम रखता हुआ जंगल को पार कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद तांत्रिक को ये एहसास हुआ कि वो फिर से गलत दिशा में आ गया है, क्योंकि उसे याद था कि गांव की ओर जाने वाला जंगल इतना घना नहीं है। तांत्रिक ने इस बार बहुत कोशिशें की, खूब सारे मंत्र पढ़े, मगर उसे रास्ता याद नहीं आई। धीरे धीरे सूरज भी डूब गया और चारों ओर रात ने अपने पांव पसार लिए। रात का अंधेरा अब फैल चुका था और तांत्रिक अकेले ही उस जंगल में इधर से उधर भटक रहा था। कुछ देर चलने के बाद तांत्रिक बहुत थक गया। वो जाकर एक दरख्त के पास बैठा। वो सोचने लगा कि कहीं सच में वो रास्ता तो नहीं भटक गया। वो यहाँ एक ही बार आया था, हो सकता है कि उससे कोई भूल हुई हो। ये सोचकर उसने वहीं पर आराम करने की सोची। वो तांत्रिक था, उसे जंगल में रुकने में कोई भी डर नहीं था। मगर उसने भूख महसूस की। तभी उसकी नज़र एक घर की ओर पड़ी जो वहीं पर बना हुआ था। एक पुराना सा घर था। अंदर से थोड़ा सा रोशन दिया जलता हुआ नजर आ रहा था। वो पंडित उठा और उस घर के करीब गया। करीब जाकर देखा तो घर बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था। वो वहां जाकर अंदर झांकने लगा तो उसने देखा कि एक आदमी अंदर बैठा रोटियां खा रहा था। उसने आवाज़ लगाई। उस आदमी ने तांत्रिक को देखा तो बाहर आया। तांत्रिक उससे कहने लगा, भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ और इसी जंगल में अब मैं भटक रहा हूँ। मुझे पास के गांव जाना है और मैं आज रात यहाँ पे गुजार सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप आइए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तांत्रिक अंदर आकर बैठ गया। वो आदमी दूसरे कमरे में गया और वहाँ से गुड़ और रोटी लाया। उसने तांत्रिक के आगे रखते हुए कहा, मुझ गरीब के घर में यही है, आप खा लें इसे। तांत्रिक ने गुड़ और रोटी खानी शुरू की। कुछ ही देर में उसने भरपेट खाना खा लिया था और अब वो लेटने की तैयारी करने लगा। उस आदमी ने तांत्रिक के लिए बिस्तर लगाया और खुद सामने वाले कमरे के पास जाकर लेट गया। उन दोनों में थोड़ी बातचीत हुई। तांत्रिक ने उससे पूछा कि इस घर में तुम कब से रहते हो और इतने वीरान में तुमने ये घर क्यों बना रखा है। उस आदमी ने कहा, पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे और ये कोठरी मेरे दादाजी ने बनवाई थी। उनके गुजरने के बाद जब बंटवारा हुआ तो मेरे हिस्से में ये कोठरी आई, मगर यहाँ के खेत जंगलों में तब्दील हो गए। मुझ गरीब के पास ना खेत था ना कोई दूसरा घर। मेरा गुजारा यहीं हो जाता है, इसलिए मैं यहीं पर रुक जाता हूँ।
उसकी बात सुनकर तांत्रिक खामोशी से लेटा रहा। फिर उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर दोनों लोग सो गए। कुछ देर सोते रहने के बाद तांत्रिक की आंखें एकदम से खुल गईं। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कमरे में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा पसरा था। जो दिया रोशन था वो भी अब बुझ चुका था। उसने उस आदमी को आवाज़ लगाई मगर वापसी में उसे कोई नहीं बोला। वो चलते हुए उस आदमी के कमरे में गया मगर वहाँ भी उसने महसूस किया कि कमरा पूरी तरह से खाली पड़ा था। अब तांत्रिक इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वो इधर उधर उसी आदमी को ढूंढने में लगा हुआ था कि तभी वो एकदम से एक आकृति के सामने जा पहुंचा। सीधी खड़ी हुई आकृति किसी मूर्त सी लग रही थी। तांत्रिक कहने लगा कि शायद ये किसी की मूर्ति है, मगर उसने महसूस किया कि उसमें हरकत हो रही है। ये देखकर तांत्रिक ने अपने कदम पीछे हटाए। उसने देखा कि वो मूर्त नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके सिर पे बड़े बड़े बाल थे, जो अब पहले के जैसा नहीं था। अब उसका चेहरा बहुत ही भरा हुआ और भयानक लग रहा था। उसने एक झटका उस तांत्रिक को दिया। तांत्रिक घर से बाहर जा गिरा। तांत्रिक ने खुद को संभाला, उठ खड़ा हुआ और तभी उसने अपने चारों ओर कुछ लोगों को खड़े पाया जो दिखने में बहुत ही भयानक और घिनौने लग रहे थे। वो बदरूहें थी जिन्होंने तांत्रिक को घेर लिया था। इस बात को तांत्रिक भाप गया। तांत्रिक कहने लगा, तो तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। इस पर वो आदमी बोला, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसका इतना कहना था कि तांत्रिक ने अपने मन ही मन कुछ पढ़ा और अपने चारों ओर गोल दायरे में एक हिसार खींच लिया। सामने वाला आदमी कहने लगा, यह हिसार तुम्हें मेरी पहुंच से दूर नहीं रख सकता। मैं इस हिसार में आराम से आ सकता हूँ। ये कहते हुए वो आदमी तांत्रिक की ओर बढ़ा और बेहिचक वो हिसार के अंदर आ गया। उसने एक तमाचा फिर तांत्रिक को मारा। तांत्रिक दूर जाकर गिरा। तांत्रिक समझ चुका था कि उसका सामना किसी बहुत ही भयानक बदरूह से है। उसने एक बार फिर अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। अपनी पोटली से कुछ मिट्टी निकाली और उसमें फूंक कर उसने फिज़ा में उसे उड़ाया। उसके के फिज़ा में उड़ाते ही वो मिट्टी जैसे ही उन बदरूहों पर पड़ी, वो चीख पड़े और कुछ पल के लिए वहाँ से गायब हो गए। फिर तांत्रिक ने दूसरी पोटली से वही मिट्टी निकाली और अपने मन में कुछ पढ़ने लगा और जैसे ही वो उस सामने वाले आदमी पर छिड़कने चला, वो वहाँ से गायब हो चुका था। तांत्रिक इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नहीं दिख रहा था। तांत्रिक तेज तेज कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। पलट कर क्या देखता है कि ज़मीन से ऊपर उठा हुआ कोई इंसान उसके सामने खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि कामिनी ही थी। उसे देखकर तांत्रिक को डर सा लगा, मगर उसने फिर अपने आप को संभाला। उसने कामिनी पर वार करना चाहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, कामिनी ने उसका गला पकड़ा और उसे इतनी जोर से झटका कि तांत्रिक दूर जाकर गिरा। उसे बिजली का झटका सा महसूस हुआ। तांत्रिक अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ और कामिनी को धमकाते हुए कहने लगा, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तेरा वो हश्र करूँगा कि कभी भी तू इस ओर आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये कहकर उसने अपने मन में कुछ पढ़ना चाहा, मगर तभी तांत्रिक को यूँ लगा कि जैसे उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। उसके पैर उसे महसूस नहीं हो रहे हैं। वो धड़ से ज़मीन पर जा गिरा।
अब कामिनी उसके करीब आई और उससे कहने लगी, मैंने कहा था ना कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा, और आज वही हुआ। तुमने क्या सोचा कि मुझे आग के हवाले करके मुझसे छुटकारा पा जाओगे? अरे मेरे आका ने मुझे और भी ज़्यादा ताकतें बख्शी हैं। तुम शायद भूल गए कि मैं जब मरी थी तो मैं तुम्हारे त्रिशूल पर गिरी थी। मेरे खून की बूंद से मेरे खुदा को मेरी बलि का कुछ अंश पहुंच गया, मेरे रक्त का अंश पहुंच गया। उस दिन मेरा काम तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने मरते मरते अपने खुदा को खुश किया, और इसीलिए मेरे शैतानी खुदा ने मरने के बाद भी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अब तुम लोगों से अपना बदला ले सकूं और वापस से पहले की तरह हो सकूं। और इसलिए अब मैं वापस आ गई हूं, और तुम लोगों को अब मैं जहन्नम की आग में झोंकूंगी। ये कहते हुए उसने उस तांत्रिक के सिर को पकड़ा और उसे उसके धड़ से अलग करने लगी। तांत्रिक चीखने लगा। उसने अपनी गर्दन को टूटते महसूस किया, और एक झटके के साथ कामिनी ने तांत्रिक के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया, और बड़ी ही हैवानियत दिखाते हुए उसके सिर को पेड़ की एक डाल पर लटका दिया, और उसके धड़ को घसीट कर ले जाकर एक दरख्त के नीचे पटक दिया। कामिनी इतने में ही नहीं रुकी। उसने तांत्रिक का पेट फाड़ा, उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल दी। वो जगह अब तांत्रिक के खून से सन चुकी थी। तांत्रिक अब मौत के घाट उतर चुका था, और कामिनी अब हंसते हुए गांव की ओर निकल पड़ी। इधर गांव में पंडित और चौधरी साहब तांत्रिक के बारे में ही बात कर रहे थे। देर रात हो जाने के बाद भी उन लोगों ने तांत्रिक का इंतजार किया। चौधरी साहब कहने लगे कि आखिर उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, मगर वो आए क्यों नहीं? पंडित कहने लगा, हो सकता है कि वो कल आए। उन्होंने आने का कोई दिन नहीं बताया था। हो सकता है इस बार उन्हें तैयारी करने में कुछ ज़्यादा समय लग गया हो, क्योंकि बात ही ऐसी है। मामला अब पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इस वजह से वो किसी बड़ी तैयारी में लगे होंगे। पंडित अभी ये बात बोल ही रहे थे कि तभी चौधरी साहब ने उन्हें रोका। पंडित खामोश हो गए। चौधरी साहब भी उनको खामोश करके कुछ सुनने का इशारा करने लगे। वो दोनों खामोशी से सुनने लगे। वहाँ पर बाहर से किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई धीमे धीमे गाना गुनगुनाते हुए बाहर टहल रहा हो। दोनों ने खिड़की से झांक कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, मगर आवाज़ उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। गाना गुनगुनाते रहने के बाद फिर किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर चौधरी और पंडित के माथे पर पसीना आ गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, और चौधरी ने पंडित से कहा, ये तो कामिनी है। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा। ये कहानी आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि आप किस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वैसी कहानियाँ लाता रहूँ। मिलता हूँ अगली बार जल्दी ही इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।